अपने राज्य में बागवानी के अंतर्गत अब किसानों का रुझान अनार की खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अनार की बागवानी से कम पानी में किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। तो आप किस प्रकार से करें अनार की बागवानी, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बानसूर अलवर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश यादव। अनार शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। इसकी बागवानी को मुख्यतया तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि कारक प्रभावित करते हैं। अनार का पौधा बहुत कम तापमान से लेकर अत्यधिक तापमान पर भी अपने आप को जीवित रख लेता है, परंतु अच्छी बछवार एवं उत्पादन के लिए 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त पाया गया है। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का स्तर 500 से 800 मिलीमीटर तक रहता है, सर्वोत्तम होता है। फलों के विकास और पकने के समय गर्म एवं शुष्क जलवायु अच्छी मानी जाती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ जाती है। किसान भाइयों राम राम। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बागवानी अपनाकर कम लागत और कम क्षेत्रफल में किस प्रकार से अधिक मुनाफा कमाया जाए। जैसे अभी अपन चर्चा करते हैं, सबसे पहले कोई बगीचा अगर लगाते हैं तो सबसे पहले वैरायटी का या किस्म का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर पौधे अच्छे नहीं मिलते हैं और हम अच्छी मेहनत करते हैं और उसके बाद में हमें अगर उत्पादन प्राप्त नहीं होता है तो किसान को भारी हानि और क्षति होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप वैरायटी का सिलेक्शन करें, अच्छी एक किस्म आप किसी से सलाह लेकर, कृषि विभाग से सलाह लेकर उसके बाद में अच्छी किस्म का चयन करके वृक्षों का रोपण करें। किसान भाइयों, अनार की किस्मों का चयन करते समय सदैव सावधानी रखें, क्योंकि किस्मों का प्रदर्शन क्षेत्र की जलवायु, मौसम विशेष, मिट्टी की दशा इत्यादि पर निर्भर करता है। क्षेत्र विशेष के लिए किस्म का चुनाव करते समय उसकी उत्पादन क्षमता, पकाव की अवधि, बाजार मांग, भंडारण क्षमता, कीट एवं बीमारियों से प्रतिरोधिता इत्यादि बातों को ध्यान में रखें। और नए पौधे खरीदते समय ये भी ध्यान रखें कि पौधा उसी किस्म का तो है जिसकी जरूरत है, और पौधा हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय संस्थान से ही खरीदें। अनार की देखिए बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे झालौर सीडलेस है, हमारे यहाँ राजस्थान के लिए है, अरक्ता है, मृदुला है, गणेश है, ज्योति है। लेकिन जो आजकल जो वैरायटी सबसे अच्छी चल रही है वो वैरायटी है टिश्यू कल्चर से भगवा सिंदूरी, क्योंकि इसके जो फल होते हैं एक बड़े आकार के रहते हैं और जो इसके एरिल होते हैं दाने, वो दाने इसके रेड कलर के होते हैं, रंग इसका भगवा होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है और जो मार्केट में इसकी मांग है वो इसी किस्म की ज़्यादा मांग है। तो किसान भाइयों को भगवा सिंदूरी किस्म का ही चयन करना चाहिए, ताकि वो बाज़ार में अच्छे दामों में बिककर और अच्छा मुनाफा किसान भाई प्राप्त कर सकें। भूमि का चुनाव। अनार की बागवानी विभिन्न प्रकार की मृदाओं में सफलता पूर्वक की जा सकती है, परंतु इसके सफल उत्पादन के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी, जो कि जीवांश पदार्थों से प्रचुर हो, उत्तम मानी गई है। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य अच्छा होता है, परंतु 8.5 पीएच मान तक वाली मृदाओं में भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। सबसे पहले जैसे अगर बात करते हैं अनार के बारे में, कि अनार के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं। 50-50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई में गड्ढे खोदते हैं। उसके पश्चात हम गड्ढे पौधे लगाने से लगभग 1.5 से 2 माह पूर्व खोदकर उनको खुला छोड़ देते हैं, ताकि गड्ढों में कई प्रकार के कीट और भूमिगत कीट रहते हैं, ताकि अधिक तापमान से और सूर्य के प्रकाश से वो कीट नष्ट हो जाएं। उसके बाद में जैसे ही हम सबसे सर्वोत्तम जो वृक्षारोपण का समय होता है वो बरसात का समय होता है, जुलाई अगस्त सितंबर माह होता है। तो उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर माह में इन वृक्षों का हम रोपण कर सकते हैं। वृक्ष रोपण करने से पहले हमें प्रत्येक गड्ढे में अच्छी प्रकार से सड़ा हुआ 15 से 20 किलो गोबर का खाद, और जो भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए 50 से 100 ग्राम क्यूनालफास 1.5% डस्ट, और साथ में ही 100 ग्राम यूरिया और आधा केजी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक मिलाकर और अपन उस गड्ढे को 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देंगे।
जैसे ही वर्षा स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, तो उसमें हम वृक्षों को लगाकर और उस मिट्टी को अच्छी तरह चारों तरफ से दबा दिया जाता है। तो उस बगीचे लगाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का होता है। पौधों का रोपण हमेशा ऐसी विधि से किया जाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। सही विधि के चयन से पौधों की देखभाल में कम खर्चे के साथ ही बाग में मौजूद संसाधनों का भी ठीक तरह से उपयोग किया जा सकता है। बाग लगाने के लिए वर्गाकार विधि सबसे आसान और सुगम है। इसमें सभी प्रकार के कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई से अगर हम सिंचाई करते हैं तो कुछ घुलनशील उर्वरक आते हैं, उस ड्रिप संयंत्र हेड यूनिट के माध्यम से हम इसमें सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पौधे की अच्छी वृद्धि होती है। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई दूध के लिए गाय और भैंसों का पालन करते हैं और जो किसान अच्छी नस्लों को पालते हैं वे इनसे अच्छी आय तभी ले रहे हैं और इसी आय को देखते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं अधिक दूध देने वाली गाय की गिर नस्ल के बारे में। तो इस नस्ल की क्या विशेषताएं हैं और इसका पालन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों को जो बात का ध्यान रखना चाहिए उसमें मुख्य तौर पे यह है कि डेयरी इकाई में गिर गायों से डेयरी संचालित चल रही है कि इसका जो जन्म स्थान है वो गुजरात के गिरवन, जामनगर, काठियावाड़ का एरिया है। गिर नस्ल की गाय का पालन जो किसान करना चाहते हैं वे इसे खरीदते समय ठगी के शिकार होने से बचने के लिए जरूरी है कि इसकी सही पहचान करके ही खरीदें, जो इस प्रकार से है। इस गिर की जो मुख्य पहचान है, इसका जो माथा है चौड़ा है, इसका कलर एकदम टेन कलर है और अपने राजस्थान की जलवायु में काफ़ी उपयुक्त है। इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का रोग होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। गिर नस्ल की गाय एकदम सेंसिटिव तरह की गाय रहती है। यदि इस गाय को रोज़ खुरारा किया जाए तो जो पशुपालक होता है पालने वाला उसको अच्छी तरह से ये पहचान सकती है। इस गिर गाय का जो मुख्य पहचान है, इसका जो माथा है वो एकदम चौड़ा रहेगा और इसके सींग होते हैं थोड़े बड़े आकार के सींग होते हैं। दूसरा, इसका जो कान होते हैं वो एकदम फोल्ड नुमा होता है, पत्ती की तरह लटकते हुए और एकदम फोल्ड होता है। सींग के जस्ट नीचे कान लपटे रहते हैं। गिर गाय मुख्य तौर से जो उसका दूध उत्पादन है 12 से 14 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन हो जाता है और इसके दूध में जो वसा प्रतिशत है वो 4 से 5% के बीच में इसमें वसा पाई जाती है। गिर गाय का दूध काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है और इस गाय का दूध इजीली पच जाता है। गिर नस्ल की गाय से अधिक दूध का उत्पादन लेने के लिए पशुपालक इसकी आवास और आहार व्यवस्था किस प्रकार की रखे, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। मुख्य तौर से इनको छायादार स्थान पर रखना चाहिए और एकदम हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए और नीचे इनके बांधने की जगह है वो एकदम सूखी होनी चाहिए और इनको दिन में 2 बार सुबह शाम स्वच्छ पानी गायों को पिलाने के लिए देना चाहिए। संतुलित जो आहार आता है बाटा इनके खिलाने का वो बाटा देना चाहिए ताकि इसके 24 घंटे में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है वो उस बाटे से मिल जाती है। बाटे का अनुपात इसके उत्पादन के आधार पर निर्भर करता है। इनके जीवन निर्वाह के लिए 1 से 1.5 किलो बाटा प्रतिदिन देना चाहिए और जो गाय दूध दे रही है उसको दूध का 1 किलो दूध पे 400 ग्राम बाटे के हिसाब से बाटा देना चाहिए ताकि पशु को 24 घंटे में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी के अनुपात में उसको पोषक तत्व मिल सके। इससे पशु तंदुरुस्त होता है और उत्पादन भी अच्छा देता है। इलाज से बेहतर बचाव होता है। यदि पशुपालक थोड़ी सी सावधानी रखे और जरूरी उपायों को अपनाएं तो वे अपने पशुओं को बाह्य परजीवियों और रोगों से काफी हद तक बचा सकते हैं। तो पशुपालक अपने स्तर पर पशु में होने वाली समस्याओं से कैसे बचाए, इस बारे में जानते हैं। गिर गाय में जो स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हैं इसको जो मुख्य बातों का जो ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि गिर गाय इस गाय का 1 साल में 4 बार इसमें डीवर्मिंग दवा एल्बेंडाजोल से पेट में अंतः परजीवी को ख़त्म करने के लिए एल्बेंडाजोल दवा पिला देनी चाहिए। और इसके बाद इसके एक्टोपैरासाइट जो होता है, जैसे ही वातावरण में नमी होती है तो एक्टोपैरासाइट का जुएँ हैं, चिचड़ी है, इनका प्रकोप रहता है। तो उसके कंट्रोल के लिए एक तो पशु औषधालय में वहाँ पे दवा आती है, 1 लीटर पानी लें और उसमें 3 ml दवा मिला लें
और उसका अच्छी तरह से पशु के शरीर पे मालिश कर दे। जहाँ पे चिचड़े और जुएँ हैं वहाँ पे इसका मालिश कर दे और वो चिचड़े और जुएँ से भी खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी और अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है, जिसको सिंचाई या अन्य कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए पानी को सुधार कर फसलों में उपयोग में लाएं, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय MP UT उदयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के यादव। जब जल गुणवत्ता एक अभिशाप की तरह से किसान के साथ में होती है, उस स्थिति में जल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो उसके लिए तो तकनीक है डाइल्यूशन, जो आप वर्षा जल को भूजल के साथ में मिलाकर कर सकते हैं। इसके लिए भी 2 या 3 तरह की तकनीक आप काम में ले सकते हैं। एक तो वर्षा जल को पॉन्ड बनाकर मिट्टी में उतार सकते हैं, पॉन्ड रिचार्जिंग जिसको बोलते हैं। कुछ एनीकट या ऐसी दूसरी संरचनाएं बनाकर पानी को इकट्ठा करके ज़मीन में उतारा जा सकता है, या फिर बंड बनाकर खेत के चारों तरफ बंड बनाकर खेत में पानी को रखा जाए तो वो भी रिचार्ज इसके थ्रू भी हो जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि खेत का पानी खेत में रहे और गांव का पानी गांव में रहे। तो ये सबसे अच्छा रिचार्ज तकनीक है जिससे पानी की गुणवत्ता को अच्छा किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकांश किसान अधिक पैदावार की चाह में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पैदावार स्थिर सी हो गई है। इसका एक प्रमुख कारण है पानी एवं मृदा की गुणवत्ता का खराब होना। ऐसी दशा में जरूरी हो जाता है कि किसान पानी की जांच रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई जल का सुधार करके फसलों में प्रयोग करे, तभी बढ़ेगी पैदावार। ऐसी जो मिट्टी है जो खारी हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 2-3 तरह की तकनीकी होती है। मुख्यतः हाइड्रोटेक्निकल मेजर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पानी अच्छे गुणवत्ता के पानी से अपने खेत का लीचिंग करवाते हैं। और लीचिंग कराने के लिए खेत की चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है, डोली बनाई जाती है और उसके अंदर पानी को भर देते हैं। भरने के बाद में जो नमक मिट्टी के अंदर है वो घुल जाता है और घुलने के बाद में वो मिट्टी के डीपर स्ट्रेटा में चले जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है, वापस नहीं आता है और आपकी मिट्टी का सुधार हो जाता है, नमक की उसमें मात्रा कम हो जाती है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक जो फसल की कटाई के बाद में स्टबल बचते हैं, उन सबको मिट्टी के अंदर रहने देना चाहिए, कंपोस्ट बनाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। एक तो हुआ इसमें हाइड्रोटेक्निकल मेजर, दूसरा हुआ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अमेंडमेंट डालकर, जिसको केमिकल अमेंडमेंट भी बोलते हैं, और तीसरा इसमें फिजिकल अमेंडमेंट भी है, जिसमें हम मिट्टी के अंदर जो लवण के स्पॉट्स दिखते हैं उनको सबको स्क्रैप करके हटा सकते हैं, या खेत की लेवलिंग भी इसमें की जा सकती है, लेजर लेवलिंग भी इसमें की जा सकती है, जिससे खेत ऊंचा नीचा नहीं हो, पानी नहीं भरे, तो भी इसमें काफ़ी सुधार होता है। तो इसको फिजिकल मेजर्स बोलते हैं। और एक बायोलॉजिकल मेजर्स और होते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे पौधे लगा देते हैं जो लवण को सहन कर जाता है, और वो पौधे उगने के बाद में जैसे ही बड़े हो जाते हैं उसको मिट्टी के अंदर पलट देते हैं। तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा का सारा मिट्टी के अंदर जाएगा, और मिट्टी में जाने से मिट्टी के अंदर डिकम्पोजिशन होगा, pH कम होगा, मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा पोषक तत्वों का वहाँ से उपयोग कर सकता है और अपनी वृद्धि कर सकता है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है, वे अपने स्तर पर कैसे करें पानी की गुणवत्ता का सुधार
और फसलों में उपयोग वह इस प्रकार से है। किसान भाइयों, इस प्रकार आप मिट्टी और पानी की जो गुणवत्ता है उसको सही कर सकते हैं। पीएच को आप कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप कम कर सकते हैं, टीडीएस को कम कर सकते हैं, या फिर आपकी जल की गुणवत्ता के हिसाब से आप फसलों का चयन कर सकते हैं, उनकी किस्मों का चयन कर सकते हैं। और मिट्टी अगर आपकी खारी है या सोडिक है तो उसका भी आप सुधार कर सकते हैं। खारी है तो आप उसमें लीचिंग कर सकते हैं, और अगर सोडिक है तो आप उसमें जिप्सम डाल सकते हैं या ऑर्गेनिक उसका अमेंडमेंट मिलाकर उपचार कर सकते हैं। और मिट्टी और पानी के सही संयोजन से, क्योंकि ये दो ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो कृषि के उत्पादन में इनको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, और इन दोनों को मिट्टी और पानी की समय पर जांच करवाएं। वो आपकी रिपोर्ट आती है जांच से, उसके हिसाब से इनका उपचार किया जा सकता है। इनमें इनके सुधार के लिए मिट्टी में और पानी में दोनों में आप सुधार करके और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में खरीफ की दलहनी फसलों जैसे मूंग, मोठ, चवला इत्यादि की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लेवें। बारानी तारामीरा की बुवाई हेतु खाली पड़े खेत को जुताई कर तैयार कर लेवें तथा आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज RTM 1355, RTM 1351, RTM 314 और RTM 2002 खाद और रसायन खरीदने की सलाह दी जाती है। मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन व मोजेक विषाणु रोग के प्रकोप से पत्ते सिकुड़कर मुड़ जाते हैं। इन रोगों के प्रसारण में कीट सहायक होते हैं। इन रोगों के नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा रोग के प्रसारण को रोकने हेतु मेलाथियोन 50 EC 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन एवं मोजेक रोग की रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें तथा रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटान 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अमरूद के फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में दबा दें और मेलाथियोन 50 EC 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम देहरा, जिला कोटा के राजदेव ने आपने मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम शिमला मिर्च और मिर्च में लगने वाले बीमारियों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जब हम मिर्च और शिमला मिर्च में जब बीमारियों की बात करते हैं, प्रमुख रूप से इसमें हम मुख्य बीमारी है वो है फल सड़न। ये जो फल सड़न जो है ये कोल्टोट्रिकम नामक एक फफूंद से आता है, और ये जो फल सड़न जो बीमारी है इसका मुख्य लक्षण जो है पत्तों में हम काले धब्बे के रूप में इसको प्रारंभिक रूप में देखा जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरा पौधे में लग जाता है। उसके बाद फल के ऊपर भी इसका फफूंद का जब धब्बा लग जाता है
तो धीरे धीरे सारे फल गिर जाते हैं। और ये जो फल सड़न बीमारी, इसके रोकथाम के लिए हमारे पास कई दवाएं हैं। एक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का एक मिक्सचर आता है, उसको भी हम 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका भी छिड़काव किया जा सकता है। की बात करेंगे उसमें से हम उकठा रोग जिसको कहते हैं विल्ट, जो विल्ट है बहुत मिर्च और शिमला मिर्च में प्रमुख रूप से फफूंद से और जीवाणु बैक्टीरिया से, दोनों से होता है। जो फफूंद से होता है वो फ्यूजेरियम नामक एक फफूंद से उकठा रोग होता है। ये जो उकठा रोग है, ये इसका लक्षण प्रमुख रूप से पूरा पौधा सूख जाता है, ऊपर से नीचे तक ये पौधा सूख जाता है, इसीलिए इसको उकठा रोग बोलते हैं। जब ये बीमारी लग जाता है एक बार पौधे में, तो उस पौधे को बचाना मुमकिन नहीं होता है। तो इसीलिए इस बीमारी को, खासकर उकठा रोग जिसका जो जीवाणु और फफूंद दोनों से आता है, उकठा रोग को हम नियंत्रण करने के लिए खासकर जब नर्सरी में से हम मुख्य खेत में हम जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपनी करते हैं, पौधों को हम कार्बनडाजिम 2 ग्राम दवा के गोल बनाकर उसमें आधा घंटे के लिए भिगो के उसको हम रोपनी करते हैं, तो हम प्रारंभिक रूप से इस बीमारी को कम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती सरसों की बुवाई पर किसानों की तकनीकी सलाह। गाजर घास के देश में है गंभीर समस्या, करें इसका समय पर समाधान। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।